जूम करना पड़ेगा क्या? ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है मैम। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली एमसीक्यू डिस्कस आज नहीं करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि वो जो लास्ट क्लास का जो बचा हुआ था ना, उसमें बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन ही था कि ये जो सी है इसके सराउंडिंग में कौन से कंट्रीज है ना, ऐसा कुछ था। तो उससे अच्छा है कि एक बार हम लोग देख लेते हैं जो मतलब ऐसे तो बहुत सारे सी है जिसके अराउंड क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में जो रिपीटेड जो होता है, सबसे ज्यादा जो सवाल जहाँ से पूछा जाता है, उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। तो एक बार उसको जो है मैप बेस्ड एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस उसका कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक जो डेफिनेशन जो होता है, अगर हालांकि बहुत लोगों को मालूम होता है बट कई बार कंफ्यूजन है सो हो जाता है ना। जैसे कि अगर बे है, गल्फ है, स्ट्रेट है, सी है ना, ऐसे कई सारे जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं उसमें क्या सब डिफरेंसेस होते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अगर नोट करना हो तो नोट भी कर लेना, शॉर्ट हैंड में नोट कर लेना कि बे क्या होता है। खाड़ी, जहाँ पे नदी मिलती है। नदी तो कई जगह पे मिल सकता है, वो एक लेक भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। चारों तरफ से घिरा हो। नहीं, देखो डेफिनेशन क्या लिखा है कि बे मतलब ए बॉडी ऑफ वाटर पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड बट विथ ए वाइड माउथ अफोर्डिंग एक्सेस टू द सी। बेज आर जनरली स्मॉलर एंड लेस इनक्लोज्ड देन गल्फ्स। तो खाड़ी बेसिकली क्या है? जल का एक बड़ा भाग जो कि भूमि से आंशिक रूप से घिरा हो। मतलब कि जैसे कि सपोज बे ऑफ बंगाल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो देखो तो एक तरफ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, दूसरा साउथ ईस्ट एशिया है ना, ऐसे करके। लेकिन इसका जो दूसरा जो नीचे का जो पार्ट है, जो उसका जो माउथ है बेसिकली, वो ब्रॉड है, ओपन है ना, तो उसको हम लोग बे बोलते हैं। ठीक है, जल्दी बैठो। ठीक है, यानी कि एक बड़ा भाग जो भूमि से आंशिक रूप से घिरा हो और समुद्र से जुड़ा होता है। खाड़ी आमतौर पर गल्फ से छोटी और कम घिरी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली बे का है सो डेफिनेशन, ऐसे कि बे ऑफ बंगाल है। दूसरा है गल्फ। गल्फ, ठीक है, बे और गल्फ बेसिकली, आप बे और गल्फ देखो तो मिलता जुलता टाइप का होता है। जैसे गल्फ में भी आप देखोगे तो उसके सराउंडिंग में है सो आपको लैंड है सो मिलेगा, है ना। जो आपका बे है उसके भी सराउंडिंग में है सो लैंड मिलेगा, लेकिन उसका डिग्री ऑफ ओपननेस ये सब जो है सो वेरी कर जाता है। ठीक है, तो गल्फ क्या है? इट इज ऑल्सो ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट इज पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड। पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड, यूजुअली लार्जर एंड मोर डीपली इंडेंटेड देन ए बे। तो जो गल्फ होता है बेसिकली, गल्फ वो एक बे से है सो बड़ा होता है ना। साइज जो होगा गल्फ का, खाड़ी का बेसिकली, सागर की खाड़ी गल्फ, इसका जो साइज होगा वो बे से है सो बड़ा होता है। ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, ये क्या होता है? यानी कि जैसे कि दो लार्ज वाटर बॉडीज है, अगर उसको पतला से कुछ कनेक्ट कर दे एक वाटर बॉडी, उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। इसी का अपोजिट अगर मान लो लैंड रहे तो बीच में, उसको स्थुमस बोलते हैं, है ना, आगे आएगा। तो याद रखना, स्ट्रेट बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेट अपने आप में एक वाटर बॉडी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट को जो है एक लैंड या फिर जमीन का हिस्सा ऐसा समझना है, नहीं। It is a narrow passage of water connecting two large bodies of water. Straits are often strategic points for navigation and trade. Examples include the Strait of Gibraltar and the Bering Strait. अच्छा, ये बताओ, Strait of Gibraltar जो है सो कौन से दो वाटर बॉडीज को है सो कनेक्ट करता है? एग्जाम में कई बार पूछता है ये। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर का स्ट्रेट, पैसिफिक, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन ओशन, यस, है ना। तो देखो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जल डमरू मध्य। इसका मतलब ये होगा कि सपोज कि ये एक वाटर बॉडी है, इधर एक वाटर बॉडी है, और इसको कनेक्ट करने के लिए एक और वाटर बॉडी बीच में हो। ठीक है, उसी को हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट, जैसे कि अगर आप अफ्रीका का ऊपर में देखो और यूरोप के बीच में, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे मैप पे, सपोज दिस इज योर अफ्रीका, और यहाँ पे अगर आप यूरोप है कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से यूरोप है,
तो देखो ये हो गया मेडिटेरियन सी, है ना, भूमध्य सागर जो है, और इधर हो जाएगा अटलांटिक ओशन। तो ये जो बीच का जो स्ट्रेट जो ओपन है, एक चैनल है, हालांकि चैनल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, चैनल और स्ट्रेट आपको मिलता जुलता नजर आएगा, लेकिन चैनल क्या होता है, थोड़ा सा वाइड होता है, स्ट्रेट जो है थोड़ा सा और पतला होता है। हाँ, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द अटलांटिक ओशन, है ना, ठीक है। तो कहीं भी अगर स्ट्रेट अगर वर्ड मेंशन किया गया है तो समझना कि उसके दो एंड पे बड़े वाटर बॉडीज होंगे, ठीक है, स्ट्रेट के दोनों एंड पे, है ना। सी तो सबको मालूम ही है ना, समुद्र नहीं, सागर बेसिकली ज्यादा सही होगा। सागर, सी बेसिकली क्या है, सी है सो एक ओशन का है, सो एक हिस्सा है, बट उससे काफी छोटा होता है ना। सी जो है सो इनक्लोज्ड भी हो सकता है ना, ओपन सी भी हो सकता है। तो सी बेसिकली क्या है, इट इज ए लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट इज स्मॉलर देन एन ओशन, है ना, समुद्र से छोटा होगा, एंड मे बी पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड, है ना। कई बार है सो सी है सो इनक्लोज भी होता है, जैसे कि किसी ऐसे सी का एग्जांपल दो जो कि लैंड से है सो मैक्सिमम पोर्शन उसका घिरा हो, ऐसा कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी, हाँ ठीक है, मेडिटेरियन भी कह सकते हो, लेकिन रेड सी है ना, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है ना, एरल सी है ना, ठीक है, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया ना, जल डब्र मध्य इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको कंफ्यूजन है सो होता है एग्जाम में, है ना, कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द स्ट्रेट, है ना, और ये 4 स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओशन, ओशन को डिफाइन करने की जरूरत है क्या? महासागर है, पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत है सो महासागर है? 2/3, 2/3 है। टोटल कितने ओशन है? जिसको 5 ओशन है ना, 5 ओशन है। ओशंस कॉन्स्टिट्यूट नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, देयर आर 5 मेन ओशंस, 5 ऐसे महासागर हैं, जैसे कि अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, साउदर्न यानी कि उसी को अंटार्कटिक ओशन ही बोलते हैं, और आर्कटिक ओशन है। टोटल 5 ऐसे महासागर हैं, है ना, अटलांटिक, प्रशांत, भारतीय, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। लैगून क्या होता है? व्हाट इज लैगून? लैगून समुद्रिक झील, लैगून, बताओ, पढ़ लो। A shallow body of water separated from a larger sea by barrier islands, sand banks or reefs. Lagoons can be coastal or atoll based. क्या होता है lagoon? मेंढर बोल रहे हो? देखो लेगून बेसिकली क्या होगा ना, कि सपोज कि एक कहीं पे लार्ज ओशन बॉडी है, ठीक है, उसका एक हिस्सा लैंड के अंदर थोड़ा सा इंट्रूड करेगा, और सपोज के 3 साइड से कुछ पानी उसमें जैसे कि चिल्का लेक का एग्जांपल है ना, चिल्का का लेक उड़ीसा में कैसे है, बे ऑफ बंगाल से पानी उसमें एंटर करता है, लेकिन उसके चारों तरफ ऐसा उड़ीसा का कोस्ट भी है ना, तो वैसा जो कुछ हिस्सा अगर आपको दिखे उसको लैगून बोलते हैं। लैगून बेसिकली क्या है ना, एक इनक्लोज्ड हो जाता है, उस पर ओपन सी का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा उसमें, समझ में, उसको लैगून बोलते हैं। लैगून का फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एटॉल बेस जो है ये क्या होता है, ये कोरल रीफ से बेसिकली एसोसिएटेड होता है। जैसे कि कोरल रीफ बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है बेसिकली ये कोरल आइलैंड्स है ना, कोरल आइलैंड्स है, उसमें कई सारे ऐसे एटॉल्स होते हैं, उसमें लगून होता है। एटॉल बेसिकली क्या होगा देखो, है ना, जैसे कि एटॉल्स, एटॉल्स, एटॉल्स का शेप कुछ इस तरीके से होता है ना, ये जो है आपका ये क्या है, आपका ये ओशन है, ठीक है, ये जो है सो ओशन है, ये है सो एटॉल है, एटॉल है, और इसके बीच में ये क्या बन गया, जहां पे एक लेक टाइप का बन गया, पानी जमा हो गया, उसको लेगून बोलते हैं।
है ना, ये लैगून हो जाता है। लैगून ये कैसे बनता है? हाँ, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखो होता क्या है, जैसे कोरल रीफ्स का के बारे में जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट से सेल बनाता है बेसिकली। जैसे कि कहीं जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन अलग चीज हो जाता है। जूज़ैंथेले एल्गी बेसिकली उसको बोलते हैं, है ना। कोरल पॉलिप्स और जूज़ैंथेले एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ना। बेसिकली देखो जो कोरल रीफ्स फॉर्मेशन का जो है ना, उसमें कई सारे फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ में बेसिकली क्या होता है कि सपोज कि कोरल्स जो है बेसिकली हमने आपको बताया भी था किसी क्लास में कि कोरल्स जो है सो ट्रॉपिकल वाटर्स में होता है, वार्म वाटर्स में होता है, ठीक है। और ये जो है सो जहाँ पे आपको सनलाइट का जहाँ पे अबंडेंस होगा उसी हाइट डेप्थ पे बेसिकली कोरल रीफ्स रहेगा, क्योंकि एल्गी जो है सो फोटोसिंथेसिस करता है। ज्यादा डेप्थ पे कोरल रीफ्स प्रेजेंट नहीं हो सकता है, जाहिर सा बात है, क्योंकि सनलाइट वहां पे नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है कि सपोज कि कोई एक ऐसा सपोज कि एक हिल है ना, या फिर कोई एक ऐसा आइलैंड है ना, और ये सबमर्ज्ड है, सपोज ऐसा सबमर्ज्ड है ना, पानी के नीचे कोई एक ऐसा जो है एक माउंटेन टाइप का कुछ हो सकता है जो कि सबमर्ज्ड है। तो क्या करेगा फ्रिंजिंग रीफ में, सपोज कि यहाँ पे जो है सो एक रीफ मतलब कोरल इकोसिस्टम है सो डेवलप हुआ किसी एक पार्ट में, ठीक है। तो ऐसा ना कई सारा स्कैटर्ड रहेगा, है ना, कुछ पार्ट यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ पे। समय के साथ साथ क्या होगा ना कि ये सभी एक्सपैंड करेगा, है ना, ये सब एक्सपेंड करेगा, इसके चारों तरफ एक रिंग बना देगा, है ना, रिंग बना देगा। रिंग बनाने के बाद क्या होगा कि अब ये नीचे की तरफ तो इसका जो है नीचे की तरफ नहीं बढ़ेगा, इसका जो ग्रोथ होगा ऊपर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में सनलाइट है सो ज्यादा है, ऊपर में सनलाइट ज्यादा है। तो समय के साथ साथ क्या होगा ना कि इसका जो है सो वर्टिकल ऐसे डेवलपमेंट है सो होता चला जाता है ना, वर्टिकल डेवलपमेंट होता चला जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है आपको मालूम है कि टेक्टोनिक प्लेट की वजह से ये सभी जो है सो ऊपर नीचे मूवमेंट कई बार हो जाता है ना। तो अगर ये पार्ट समुद्र से ऊपर निकल गया तो उसी को हम लोग बोलेंगे एटॉल का फॉर्मेशन हो गया। और इसके बीच का जो हिस्सा जहाँ पे ये जो हिस्सा रहेगा इसमें पानी भर जाएगा, इसको लगून बोलेंगे, समझ में गया। तो ये सभी कोरल रीफ से रिलेटेड इकोसिस्टम होता है। तो लगून इन जनरल एक ऐसा इनक्लोज्ड स्पेस समझो जिसमें ओशन वाटर्स जो है सो भरा हुआ है, लेकिन ओशन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उस पर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ओशन से जो है ना कटा हुआ रहता है, कहीं पे कोरल रीफ्स रहेगा, कहीं पे सपोज एक आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऐसा हो गया है ना, तो ऐसा करके जो एक इनक्लोज वाटर बॉडी होगा उसको लगून बोला जाता है, ठीक है। हार्बर, हार्बर क्या होगा? पर्ल हार्बर क्या है? पर्ल हार्बर कहाँ पे? यूएसए में, वर्ल्ड वॉर 2 में। और उसके बाद क्या हुआ? हिरोशिमा एंड नागासाकी हो गया, है ना। पैट बॉय, है ना, पैट लिटिल बॉय, न्यूक्लियर बॉम्ब का जो है सब परीक्षण कर दिया गया वहां पे। हार्बर बेसिकली क्या है, कोस्टल एरियाज में कुछ ऐसा टोपोग्राफी होगा जहाँ पे नेचुरली जो है एक डेप्थ जो है सब क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आपके जो भी शिप्स हैं, है ना, यानी कि एक नेचुरल पोर्ट्स जहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है उसको हार्बर हम लोग बोलते हैं बेसिकली, है ना। इट इज ए शेल्टर्ड बॉडी ऑफ वाटर, sheltered body of water where ships, boats, and barges can dock. Harbors provide safe anchorage and are often equipped with port facilities, है ना। तो नेचुरल हार्बर्स बेसिकली यहाँ पे जो है प्रेजेंट रहता है। इंडिया का कौन सा कोस्ट पे है सो नेचुरल हार्बर्स है सो ज्यादा प्रेजेंट है? वेस्टर्न कोस्ट पे। क्यों? वेस्टर्न कोस्ट पे जो है इंडिया का नेचुरल हार्बर्स ज्यादा प्रेजेंट है। इसके पीछे का वजह यह है कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका मैक्सिमम हिस्सा सबमर्ज्ड कोस्ट है। जो सबमर्ज्ड कोस्ट होगा वो पानी में डूबा हुआ रहेगा। तो पानी में जब डूबा हुआ रहेगा तो एक नेचुरल एलिवेशन है सो मिल जाता है पानी हार्बर का फॉर्मेशन होने के लिए। इस वजह से वहां पे आपको कई सारे हार्बर्स आपको वेस्टर्न कोस्ट पे है सो देखने को मिलेगा। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया के कौन से कोस्ट पे जो है सो नेचुरल हार्बर्स है सो ज्यादा प्रेजेंट है ना। तो वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे। इसके पीछे का रीजन क्या है? वेस्टर्न कोस्ट इज ए सबमर्ज्ड कोस्ट, है ना, डूबा हुआ कोस्ट है ये, सबमर्ज्ड। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट है मैक्सिमम ये क्या है? इमरजेंट कोस्ट है, उभरा हुआ है, इमरजेंट कोस्ट, इमरजेंट कोस्ट। इंडियन ज्योग्राफी क्लास में बताया था ये चीज।
चैनल क्या होता है? हाँ, चैनल बेसिकली स्ट्रेट के जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा वाइड होगा ये, है ना। Channels a type of waterways that connects two large bodies of water, often used to refer to natural or artificial waterways that are deep enough for ships to navigate. Example includes the English Channel, है ना। अभी जैसे अंडमान निकोबार का देखो तो 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो ऐसे जो वाटर बॉडीज को जो सेपरेट करता है उसको हम लोग चैनल है सो बोलते हैं, ठीक है। चैनल जो है सो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, मैन मेड मतलब हो सकता है। इस्थमस, इस्थमस क्या होता है? भूमध्यक्ष। तो देखो जिस तरीके से स्ट्रेट जो था सो स्ट्रेट क्या था, वो भी एक वाटर बॉडी है लेकिन वो भी दो बड़े वाटर बॉडीज को है सो कनेक्ट करता है ना। इस्थमस बेसिकली क्या होगा, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होगा, है ना, लेकिन ये भी दो बड़े वाटर बॉडीज को है सो, है ना, कनेक्ट करेगा, अलग करेगा, है ना। तो इस्थमस और स्ट्रेट के बीच में यही डिफरेंस है। Isthmus क्या है? A narrow strip of land with sea on either side, forming a link between two larger areas of land. An example is the Isthmus of Panama. ठीक है। भूमि की एक संकीर्ण पट्टी जिसके दोनों ओर समुद्र होता है और यह दो बड़े भूभागों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए पनामा का, है ना, उध्यक्ष, भूमध्यक्ष। तो इस्थमस जैसे कि अगर आप देखो पनामा का, तो ऊपर में है सो नॉर्थ अमेरिका है, नीचे में साउथ अमेरिका है, और एक साइड में क्या होगा, अटलांटिक है, और दूसरे साइड में पैसिफिक है। तो ऐसा जो नैरो जो पट्टी होगा, है ना, लैंड का, उसको इस्थमस हम लोग बोलते हैं। जॉर्ड क्या होता है? जॉर्ड, जॉर्ड it is a long, narrow, deep inlet of the sea between high cliffs or steep slopes created by glacial activity. Examples include the Fjords of Norway. ये यूपीएससी 2019 या 20 वाले मेंस में अभी रिसेंटली एक दो साल पहले पूछा कि व्हाट आर जॉर्ड्स एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड। यूपीएससी मेंस का सवाल अगर आपने देखा होगा तो सेम मतलब यही सवाल सीधा सीधा पूछ दिया, ठीक है, टोपोग्राफी वाले सवाल में, जनरल स्टडीज वाले पेपर में, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में, जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वहां पे पूछा कि व्हाट आर जॉर्ड्स एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड। तो बेसिकली जॉर्ड्स जो होते हैं ये ग्लेशियल इरोजन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियल इरोजन से फॉर्म होते हैं तो इनका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है सो कहाँ पे होगा, ट्रॉपिकल रीजन्स में कि हायर लैटिट्यूड्स में? हायर लैटिट्यूड्स में, जहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे ज्यादा। तो देखो इस वजह से नॉर्वे वाले रीजन में ऐसा कई सारा जॉर्ड्स का है सो फॉर्मेशन हुआ है ना। जब भी ग्लेशियर जैसे कि रिवर्स, जैसे कि नदी जैसे मूव करता है अपने साथ में तो इरोजन करते हुए चलता है, उसी तरीके से ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं तो वो भी इरोजन करते हुए चलता है, ठीक है। तो उसके वजह से एक टोपोग्राफी बनता है, उसको हम लोग जॉर्ड ऐसो बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज ए लॉन्ग नैरो डीप इनलेट ऑफ द सी between high cliffs or steep slopes created by glacial activity, glacial activity। समुद्र का एक लंबा संकीर्ण गहरा प्रवेश द्वार जो ऊंची चट्टानों या खड़ी ढलानों के बीच स्थित होता है और यह ग्लेशियर की गतिविधियों द्वारा बनाया गया होता है, और ये नॉर्वे में है सो बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है वहां पे। फिर ये क्या होता है, आर्चिप्लेजो, a group or chain of islands clustered together in a sea or ocean। Examples include the Philippines and the Maldives, या फिर इंडोनेशिया भी है। आर्चिप्लेजो का मतलब होता है कि अगर एक ही लाइन में कई सारे अगर आइलैंड्स एक आर्क की तरह रहे उसको हम लोग आर्चिप्लेजो बोलते हैं, है ना। जैसे कि फिलीपींस है, मालदीव्स है ना, कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अगर एक साथ में हो जाए ऐसे करके एक आर्क बना दे, इसी को हम लोग, है ना, आर्चिप्लेजो बोलते हैं। समझ में गया? कई सारे आइलैंड्स एक साथ एक लाइन में आ जाएगा। पेनिनसुला क्या होगा? दोनों तरफ की, तीन तरफ से, तीन तरफ से, है ना, पेनिनसुला, है ना। प्रायद्वीप जैसे कि भारतीय इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप, है ना। तो देखो इंडिया का क्या है, तो अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है। तो इट इज अ पीस ऑफ लैंड almost surrounded by water or projecting out into a body of water। Examples include the Arabian Peninsula, Iberian Peninsula, Indian Peninsula basically, है ना। एक भूभाग जो कि तीन ओर से जल से घिरा होता है, उदाहरण के लिए अरब प्रायद्वीप, इबेरियन प्रायद्वीप, है ना, ये सभी है। केप क्या होता है? केप,
केप बेसिकली जो पॉइंटेड, जो अगर कुछ ऐसा दिखे ना ओशन में, है ना, पॉइंटेड अगर दिखेगा उसी को केप बोलते हैं ना। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ कोमोरिन ऐसे करके है। इट इज अ पॉइंट ऑफ लैंड एक्सटेंडिंग इनटू द सी और अदर लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। केप्स आर परमानेंट पॉइंट्स ऑफ द कोस्ट लाइन। एग्जांपल्स इंक्लूड केप कॉड, केप हॉर्न, है ना, ऐसे करके जो है, मतलब केप जो बिल्कुल एक नैरो एक पॉइंट जो आकर के जहां पे मिल जाता है ना, उसी को हम लोग केप है सो बोलते हैं। ठीक है, तो जो कि आपसे बार बार रिपीट होता है मैप में, वो एक इस्थमस का है सो यूज होगा, है ना, स्ट्रेट का है सो यूज होगा। बाकी सी और ओशन तो देखने को मिलता है, बाकी स्ट्रेट और इस्थमस ये सब को ध्यान रखिए। गल्फ को भी ध्यान रखिए, गल्फ जो है सो क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का कुछ महत्वपूर्ण जो सी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो पहला है आपका अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी से क्या सा सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर कभी पूछा जाए अरेबियन सी से तो क्या पूछ सकता है? कौन से पोर्ट हैं? हालांकि अरेबियन सी से मेंस में पूछा जा सकता है कि व्हाई अरेबियन सी इज गेटिंग मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नाउअडेज। ऐसा सवाल मेंस से पूछ सकता है, क्योंकि अब जो है, पहले क्या होता था कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे है तो ज्यादा साइक्लोन आता था, अब इधर भी देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा बात है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अरेबियन सी का भी टेम्परेचर है सो बढ़ रहा है, इस वजह से साइक्लोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है, इसके आसपास का जो है जो कंट्रीज है या फिर जो गल्फ है, जो स्ट्रेट है, उसके बारे में है तो थोड़ा आइडिया आपको रखना है। ठीक है, अरेबियन सी इज ए रीजन ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन ओशन। जाहिर सा बात है कि अरेबियन सी है सो कौन से ओशन का हिस्सा है? तो इंडियन ओशन का हिस्सा है ना। अटलांटिक का हिस्सा तो है नहीं, पैसिफिक का हिस्सा तो है नहीं। ठीक है, अरेबियन सी प्लस इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द पाकिस्तान, ईरान, है ना। अरेबियन सी के नॉर्थ में कौन सा है? तो पाकिस्तान है, ईरान है ना। अरेबियन सी के ईस्ट में तो अपना इंडिया है ना। अरेबियन सी के वेस्ट में देखो, है ना, ओमान आ जाएगा, यमन हो जाएगा, नीचे अफ्रीकन कंट्रीज जो है सो, है ना, आ जाएगा, है ना। नीचे में देखो तो मालदीव ये सब आ जाएगा, है ना। तो अरेबियन सी का ये सब भी एक नॉर्थ साउथ ये सब कंट्रीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द गल्फ ऑफ एडन इन द वेस्ट कनेक्ट्स द अरेबियन सी टू द रेड सी थ्रू द स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब, एंड द गल्फ ऑफ ओमान इज इन द नॉर्थ वेस्ट कनेक्टिंग इट टू द पर्सियन गल्फ। तो देखो ये सब चीज कुछ इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा गल्फ है? ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई, इसके बीच का जो सराउंडेड जो वाटर बॉडी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ एडन? अरे पर्सियन गल्फ है, पर्सियन गल्फ वही हो गया ना, पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ है। ठीक है, अब देखो पर्सियन गल्फ और यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ ओमान। अभी हमने क्या पढ़ा था? गल्फ और बे क्या होता है ना, ओपन, मतलब एक इनक्लोज्ड हिस्सा हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पे भी आपको ये इनक्लोज दिख रहा होगा, इसको पर्सियन गल्फ हमने बोल दिया। गल्फ ऑफ ओमान, ओमान से घिरा हुआ है, ऊपर में ईरान का कुछ हिस्सा है, इसको गल्फ ऑफ ओमान बोल दिए, है ना। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट मतलब हमने क्या पढ़ा? एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, है ना। तो कई बार आपसे एग्जाम में इसके ऊपर से सवाल पूछा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है किसको किसको कनेक्ट करता है, कौन से ऐसे दो वाटर बॉडीज हैं उसको कनेक्ट करेगा? तो लिखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट्स पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। एक मैप से सवाल ये आपसे हमेशा किसी न किसी फॉर्म में पूछता है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, है ना। इट कनेक्ट्स पर्सियन गल्फ विथ गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, दुबई कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया? कौन बोला? किसी ने सऊदी अरेबिया गलती से बोला। दुबई यहाँ पे यूएई के पास, ये इधर कुछ यहाँ।
तो वही यहीं पे एक पोर्ट है, फुजेरा पोर्ट, जो मैंने आपको बताया था ना। ये सभी एंकरेज, मतलब ये फ्यूल स्टेशन कह सकते हो इंटरनेशनल शिपिंग लाइन में, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो शिप्स जो भी जाते हैं उनको है सो फ्यूल सप्लाई किया जाता है। मतलब पूरा है, ये पूरा पूरा का पूरा, है ना। हम लोग यहाँ पे जाते थे इराक में, यहाँ से ऑयल कैरी करके जो है डिस्चार्ज कहाँ पे, तो या तो कोचिन में, कई बार है सो मुंबई में, है ना। इंडिया से गल्फ कंट्री से बहुत सारा ऑयल आता है ना, तो ये टू एंड फ्रो मोशन जो है सो लगा ही रहता था। लेकिन इधर जाने का कोई मजा नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि बहुत ज्यादा, अभी तो और देखो तो वॉर की वजह से काफी जो है डिस्टर्ब हो गया है। हमारे समय भी उधर क्या रहेगा कि क्योंकि ऑयल रिच नेशंस है ना, तो ये लोग पोर्ट पे शिप को अलाउ नहीं करेगा। ये लोग ऑयल टर्मिनल जो है सो ऑलमोस्ट ओशन के मतलब बीच में बना के रखता है। ठीक है, आप शिप से जाओगे, है ना, आपको पता भी शोर, कई बार रेयरली ऐसा हो कि आपको शोर लाइन दिखाई देगा, है ना। उधर से ही पाइपलाइन से कनेक्ट करेगा, तेल भरो निकलो, है ना, ये होगा। कई बार क्या होगा कि जो हॉलीडे ये सब पर्पस, अगर हॉलीडे सब रहेगा वहां पे, तो पूरा एक्टिविटीज है सो ठप हो जाता है उसमें, है ना। मतलब ये सोच के जाओगे घूम लेंगे, इधर घूमने को नहीं मिलेगा इस वाले रीजन में। इराक में हम लोग गए, फर्स्ट टाइम मेरा विजिट था, तो शिप पे क्या हुआ कि सबसे पहले यूएस के आर्मी के लोग आ गए। ठीक है, क्योंकि उस समय ये इराक का है 2011-12 का बात है। उसमें क्या हुआ, उस समय यूएस यहाँ से विड्रॉ नहीं किया था, है ना। अब तो यूएस निकल गया वहां से, इराक से ना। उस समय यूएस था वहां पे, उसका जो है सिक्योरिटी फोर्सेस रहते थे। तो जैसे ही सिप हमारा गया, मतलब कोई भी सिप वहां पे जाएगा, उसको सबसे पहले यूएस की जो आर्मी होगी और इराक की जो आर्मी होगी, है ना, उसके कुछ 20-30 लोग हैं सो आर्म फोर्सेस सिप पे आ जाएंगे, और सबको है सो डेक पे खड़ा करके, है ना, और पूरा सिप का है सो केबिन, इंजन रूम जो भी है उसको पहले 2 घंटे तक चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे आपका पासपोर्ट से, है ना, मैच करवाएगा। तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका एज है सो ज्यादा हो गया है, पासपोर्ट है सो 10 साल पहले फोटो लगाए हुए हैं, है ना, किसी का दाढ़ी बढ़ गया है, किसी का कुछ है। अब वो लोग को समझ में ना आए, बोलेगा नो दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट यू, हु इज दिस, हु इज दिस, और कन्विंस करने के लिए लगा हुआ है कि भाई हम ही है, मेरा ही फोटो लगा हुआ है ना। तो होता है ना कई बार आधार कार्ड का फोटो और चेहरा मैच नहीं करता है, तो पासपोर्ट पे भी ऐसा कई बार होता था। लेकिन फिर कैप्टन जो है कन्विंस करेगा, नो सर, है ना, दीज आर द जेन्युइन पर्सन, ऐसे करके। उसको भी पता है कि थोड़ा बहुत ग्रिल करेंगे तो जो ऐसा कुछ रहेगा, जो मान लो कई बार शिप पे क्या होता है ना कि इंटरनेशनली देखोगे, हालांकि अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था। ठीक है, अब तो खैर वीजा कस्टम्स ये सब बहुत ये हो गया है। पहले क्या होता था, लोग सब जो है जहाज पे है सो छुप के बैठ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही किसी पोर्ट पे, खास करके अमेरिकन पोर्ट्स पे, यूरोपियन पोर्ट्स पे अगर पहुंचेगा, उतर के भाग जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें पहले होती थी, अब नहीं होता है। तो उसी सब चीजों को सेफ्टी और ये सब के लिए जो है, हाँ मतलब है, लेकिन अब बहुत कम है, अब बहुत कम है ना। तो यहाँ पे ये सब चीज जो है सो हम्म, हाँ, अब तो पोर्ट पे देखो, जो भी स्मगलिंग जो होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि जहाज जो है सब पोर्ट पे पहुंचेगा तब होगा। जहाज जैसे सपोज कि पोर्ट से अभी 100 नॉटिकल माइल्स दूर है ना, तो वहां पे मछली वाला बोट सब आता है, फिशिंग बोट्स आता है, उस पर उतार देगा। और फिशरमैन जब पोस्ट पे पहुंचेगा, उसका कोई कुछ चेक करने वाला नहीं होता है, ये तो मछली पकड़ने वाले लोग है भाई, चलो, है ना, इस बहाने घुस गए। तो ये सब पहले बहुत होता था। अब कस्टम्स के बहुत ज्यादा विजिलेंस रहता है। हर एक कंट्री का अपना जो है, जैसे कि इंडिया का ही देखो, इंडिया में एक इंडियन नेवी है ना, और दूसरा कौन सा है, कोस्ट गार्ड, है ना। तो सेम उसी तरीके से अब अधिकतर कंट्री का अपना कोस्ट गार्ड होता है। उसका काम ही यही है कि फर्जी में पेट्रोलिंग करते रहना, है ना। उसका बोट किसी भी कंट्री के आसपास जाओगे, उस कंट्री का कोस्ट गार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो अब ये सब पॉसिबल नहीं है ना, पहले होता था, अब उतना नहीं। तो ये याद रखना, स्टेट ऑफ हॉर्मज जो है ना, इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक, सेम यहीं पे है गल्फ ऑफ एडन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन क्या है, ये सोमालिया के पास में है, सोमालिया से ऊपर में है गल्फ ऑफ एडन। ये किसको कनेक्ट करेगा, तो इंडियन ओशन बेसिकली। कई बार आपसे एग्जाम में अरेबियन सी भी लिख सकता है ऑप्शन में, अगर इंडियन ओशन लिखा तो भी सही होगा। तो इंडियन ओशन को कनेक्ट करेगा, इधर क्या हो जाएगा, रेड सी, है ना, रेड सी। तो ये भी याद कर लो, द गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट्स द इंडियन ओशन और द अरेबियन सी विथ द रेड सी।
गल्फ ऑफ एडन हो जाएगा, है ना। एग्जाम में कई बार पूछता है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। इसका अलग ही कहानी है ना, इसको मालूम ही होगा। गल्फ ऑफ एडन का इंटरनेशनल पायरेसी के लिए है, सो फेमस है ये, है ना। सोमालिया बहुत मतलब जो है हाई रिस्क एरिया ये सब है। बेसिकली क्या है ना कि ये जो सोमालिया है ना, बहुत गरीब देश है, ठीक है। सोमालिया जो है बहुत गरीब देश है। अभी हुआ क्या कि ऊपर में देखो, यहाँ पे रेड सी से जो है कनेक्ट करके सुएज कैनाल मेडिटेरियन में चला गया, है ना, समझो। पहले क्या होता था कि अफ्रीका के नीचे से घूम के जहाज ये सब जाता था। अब क्या हुआ कि इधर से जो भी शिप जाता है बेसिकली, अब ये गल्फ ऑफ एडन से इंटर करेगा, रेड सी में चला जाएगा, रेड सी से जाएगा यहाँ पे आपको सुएज नहर, सुएज कैनाल में, है ना, जो कि आर्टिफिशियल बनाया गया है, इस पे से ट्रांजिट करेगा और इधर मेडिटेरियन सी में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अब यूरोप के जो भी कंट्रीज हैं उसके साथ ऐसा ट्रेड कर सकता है, या फिर इधर से जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके अटलांटिक में चला जाएगा, है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को लगा कि पूरे विश्व का जो ट्रेड है वो इधर से ही जा रहा है ना। और जो भी वेल्थिएस्ट क्लास है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी देखो, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनका मार्केट जो है सो एशियन मार्केट है। तो इन लोगों के, यहाँ के लोगों को लगा कि भाई जब सारा विश्व का सब कुछ इधर से जा रहा है तो हमारे यहाँ इतना ज्यादा है सो पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट क्यों है। तो इसी वजह से यहाँ पे देख आप ये कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है बेसिकली पायरेसी जो है इंटरनेशनल शिपिंग का जो है स्टार्ट हुआ सोमालिया में। और गल्फ ऑफ एडन चूंकि एक नैरो यहाँ पे बेल्ट हो जाता है, नैरो बेल्ट हो जाता है, तो क्या होता था कि यहाँ से जो भी शिप जो क्रॉस करेगा उसको ये लोग पायरेट्स लोग जो है सो कैप्चर कर लेंगे, है ना। जहाज पे जाकर के, बोट से ऐसे जाकर के, आर्म गार्ड होता ये मतलब आर्म्ड ये सब रहता है, वो सब लेके जहाज पे कैप्चर करके और सोमालिया वाले, है ना, पोर्ट पे जाकर के कहीं पे भी लगा देगा और फिर रैंसम मांगेगा। रैंसम ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़, नहीं, एक शिप का जो कार्गो जो होता है उसका अगर वैल्यू देखोगे, इट इज ऑलमोस्ट 4000-5000 करोड़ एक सिंगल शिप का। तो समझो कि अगर उतना वैल्यू का अगर एक किसी ने हाईजैक किया है तो डिमांड कितना करेगा, ठीक है। 10% नहीं, पूरा 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 का पूरा, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये किसी एक इंडिविजुअल या किसी ग्रुप का नहीं है। इसमें कई सारे कंट्रीज जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो देखते हो, जिसके बारे में न्यूज में पढ़ते हो, उनके द्वारा यह ऑपरेट करवाया जाता है, ठीक है। पायरेट्स को हायर किया जाता है। और दूसरा, यहाँ पे जो पायरेट्स जो होते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा लग्जरी जो है सब माना जाता है। और वहाँ के जो लोग हैं, है ना, खास करके जो लड़कियां हैं काफी इम्प्रेस्ड होती हैं, क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा होता है, समझ आ गया। तो यहाँ का जो लोग अभी आया है या पहले आया था, एक तो कैप्टन फिलिप्स मूवी है, देख लेना, टॉम हैंक्स का मूवी है। कैप्टन फिलिप्स एक रियल इंसिडेंट है ना। कभी अगर आप लोगों को मूवी देखने का शौक हो तो ये मूवी देखना, कैप्टन फिलिप्स। ये आपको रियल स्टोरी पे बना हुआ है। टॉम हैंक्स जो है इसमें हीरो है, ठीक है। ये देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सोमालिया का पायरेसी और जहाज कैसे जो है ऑपरेट होता है, किस तरीके से समझ में आएगा। एकदम रियलिस्टिक है वो मूवी। तो यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ एडन हम लोग भी क्रॉस करते थे, बहुत ज्यादा विजिलेंस जो है, डर तो रहता ही है ना। लेकिन उसमें क्या है, सबसे अच्छा बात क्या है कि जब से ये सब इंसिडेंट बढ़ा ना पायरेसी का, है ना, तो इंडिया हो गया, इवन चाइना हो गया, ओमान हो गया, है ना, यूएसए, कई बार इनका क्या होगा ना कि यहाँ पे नेवी का शिप रहता है, ठीक है। अब जो भी मर्चेंट वेसल्स इधर से जाएंगे, सपोज कि 20 मर्चेंट वेसल्स को एक साथ, है ना, ऐसे करके लाइन लगा करके, और आगे में एक नेवी का शिप, पीछे एक नेवी का शिप एस्कॉर्ट करके पास करा देगा, समझना क्या। तो ये हाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अब क्या देखोगे कि अब गल्फ ऑफ एडन में अब पायरेसी नहीं होता है। अब पायरेसी कहाँ होगा, तो यहाँ पे कर लेगा, है ना, इधर कर लेगा, समझ में गया, क्योंकि ये तो ओशन काफी बड़ा है ना ये वाला एरिया। तो ये वाले रीजन में अब नहीं होता है। अब जो है आपको इधर इधर जो है जहाँ पे नेवी फोर्सेस नहीं प्रेजेंट होता है, उस वाले हिस्सा में कई बार है सो देखने को आपको मिलेगा। बट अब बहुत कम हो गया, अब बहुत कम हो गया है ना, अब बहुत कम हो गया। तो ये हो गया। तो ये याद रखना, गल्फ ऑफ एडन कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन से वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा। तो इंडियन ओशन एक तरफ, रेड सी एक तरफ, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब, बेसिकली यहीं पे स्ट्रेट जो है बाब अल मंदाब है ना। तो एग्जाम में ये भी कई बार पूछता है
बाब अल मंदाब जो स्ट्रेट है ये किसको कनेक्ट करेगा? तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, है ना, या फिर कई बार ये भी लिख देगा अरेबियन सी और रेड सी, है ना। तो ये याद रखना, बब एल मंदाब, बब एल मंदाब। ठीक, अंडमान सी है ना इसके पहले। अंडमान सी, अंडमान सी बेसिकली यहाँ पे है, देख सकते हो। यानी कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो ग्रुप है और जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके बीच का जो हिस्सा है उसको हम लोग अंडमान सी बोलेंगे, है ना, अंडमान सी बोलेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रेट है इसको क्या बोलते हैं? मलक्का स्ट्रेट। दिस इज द मलक्का स्ट्रेट, है ना। तो स्ट्रेट देखो कैसे, एक वाटर बॉडी, दो बड़े वाटर बॉडीज को है कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो इंडियन ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है उसको कनेक्ट करता है, समझ आ गया, है ना। इधर क्या है, इंडियन ओशन है, और इधर ये है सो पैसिफिक ओशन का पार्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे साउथ चाइना सी है जो कि अपने आप में पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, ठीक है। तो मलक्का स्ट्रेट बेसिकली इट कनेक्ट्स द इंडियन ओशन विद द पैसिफिक ओशन। ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछेगा मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। So Andaman Sea, it is also known as the Burma Sea, is a marginal sea of northeastern Indian Ocean। जाहिर सा बात है कि अंडमान सी है तो किसका हिस्सा है? तो इंडियन ओशन का हिस्सा है, ठीक है। म्यांमार कोस्ट है एक तरफ होगा, देखो ये रहा म्यांमार, इसका एक कोस्ट रहा यहाँ पे, म्यांमार कोस्ट है एक तरफ से, ठीक है। एंड थाईलैंड along the Gulf of मर्तबन एंड वेस्ट साइड ऑफ द मलय पेनिनसुला। ये जो है पूरा का पूरा इसको मलय पेनिनसुला हम लोग बेसिकली बोलते हैं, मलय पेनिनसुला बोलते हैं। तो मलय पेनिनसुला के वेस्ट में, पश्चिम साइड में है सो अंडमान सी है। Separated from the Bay of Bengal to its west by the Andaman Islands and the Nicobar Islands। तो अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में क्या है? तो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, और दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो है किसको सेपरेट करता है? तो अंडमान को और निकोबार को है सो, है ना, सेपरेट करता है। Its southernmost end is defined by Brave Island, an island just north of Sumatra, and communicates with the Malacca Strait, है ना। ये मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, ये रहा मलक्का स्ट्रेट। यहाँ पे है सिंगापुर, दिस इज योर सिंगापुर। नहीं, ऑप्शन एग्जाम में उस दिन कर रहे थे कुछ और दिए हुए था, लेकिन अगर ऐसे देखोगे इंडिया मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाला मेन यही है, मलक्का स्ट्रेट ही है, ठीक है। अब वो एग्जाम में किस कॉन्टेक्स्ट में पूछता है वही लोग जाने, है ना। वर्ल्ड्स बिजिएस्ट कौन सा है तो क्या पता कौन सा बिजिएस्ट है, लेकिन अगर देखोगे इंडियन ओशन से पैसिफिक का जो मेन ट्रेड है यही होता है, मलक्का स्ट्रेट से ही होता है, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? सिंगापुर ने, सिंगापुर ने, मलक्का स्ट्रेट। यहाँ पे जाओगे कभी ऐसे शिप से तो जैसे रोड पे और टेम्पू टैक्सी चलते रहता है ना, अगल बगल से बाएं से निकल गया, दाएं से निकल गया, वैसे ही यहाँ पे दिखेगा शिप बहुत ज्यादा, क्योंकि पतला चैनल है ना, और पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड जो है इंडियन ओशन और पैसिफिक के बीच जो हो रहा है सो इधर से ही हो रहा है ना। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, कोलिजन हो सकता है। कोलिजन होगा तो पूरा ऑयल स्पिल हो सकता है। अगर ऑयल स्पिल हो गया, अगर ये मलक्का स्ट्रेट है सो ब्लॉक हो गया, तो फिर क्या होगा, इंटरनेशनल जो शिपिंग है, बिजनेस है, वो पूरा डाउन हो जाएगा। फिर नीचे से घूम के जाओ तो आपके पास जो है ना, या फिर जैसे इंडिया से कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, सपोज से कुछ भी एक्सपोर्ट कर दिए, है ना, जैसे अभी आम का सीजन है, आम जो है सो भेज दिए सब जगह, है ना, तो पता चला कि आपके पोर्ट पे कंसाइनमेंट है सो रखा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि शिप्स जो है सो, है ना, ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी जो है काफी सिग्निफिकेंट मतलब इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है आपके ट्रेड के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। अभी याद होगा 1-2 साल पहले जो है इसमें एक एवर ग्रीन करके, एवर ग्रीन शिप जो है सो आपके
है ना, ब्लॉक कर दिया था, है ना, अटक गया था, तो कितना 15-20 दिन के अराउंड टाइम लगा था। इसमें यहाँ नहीं, सुएज कैनाल में, मतलब एक एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर ये सब जो इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अगर है, अगर कभी चोक हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो है सो, है ना, ये कर देता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक चीज और है, आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार जो कि इंडिया का तो पार्ट है, बट इट इज मोर नियरेस्ट टू द इंडोनेशिया, है ना, आइलैंड्स, उससे ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू द इंडिया। बाकी साउदर्न मोस्ट पार्ट इंडिया का कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे है? निकोबार आइलैंड्स में, निकोबार आइलैंड्स, 6°4'। तो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट जो हो जाएगा इंडिया का, इंदिरा पॉइंट है। नॉर्दर्न मोस्ट का क्या नाम है? इंदिरा कोल। साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी। तो हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पे अभी देख रहे थे, मलक्का स्ट्रेट हो गया, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट हो जाएगा, फिर यहाँ से आप ऐसे आगे निकलो तो ये सभी आइलैंड्स है ना, इधर से जो है आप मूव करते करते ताइवान के बगल से निकल सकते हो, ताइवान के बाद ऊपर में जाओगे, है ना, ऐसे चाइना वाइना मिलेगा, यहाँ जाओगे जापान ये सब मिल जाएगा, इधर कोरिया मिल जाएगा, कोरिया मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है शिपिंग रूट्स यही है बेसिकली, इधर से ही जाते हैं। तो ये जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, सबसे पहले इसको समझिए कि साउथ चाइना सी जो है सो कौन से ओशन का हिस्सा हो जाएगा? पैसिफिक ओशन का हिस्सा हो जाएगा, है ना, पैसिफिक ओशन का, प्रशांत महासागर का हिस्सा है साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि जो साउथ चाइना सी है इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन से? तो चाइना नॉर्थ में है, ठीक है, चाइना है, वियतनाम है, ठीक है, यहाँ पे एक ताइवान है, ताइवान है, ठीक है, नीचे आ जाओ ब्रुनई है ना, इधर आ जाओ मलेशिया है, नीचे सिंगापुर है, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, फिलीपींस भी आ जाएगा ना, ये सभी फिलीपींस जो है, ठीक है। तो साउथ चाइना सी का ये सब ये सो नेबरिंग कंट्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा 9, एक डैश लाइन जिसको कहते हैं, रेड लाइन दिख रहा है, क्या है वो? रिंग ऑफ फायर कौन बोल रहे हैं आप? रिंग ऑफ फायर ये नहीं है, रिंग ऑफ फायर भी बता देंगे। ये जो लाइन देख रहे हो 9 डैश लाइन, ये रेड वाला जो लाइन है ना, ये हमारा जो देश जो चाइना है उसका ये कहना है कि चाइना का जो क्लेम है ना, ये वाटर जो भी है इसके अंदर जो भी रिसोर्सेस है वो सब चाइना को बिलोंग करता है, और उसने एक आर्टिफिशियल जो है ना बता रखा कि ये सब मेरा टेरिटरी के अंदर में आता है। इसी को बोलते हैं 9 डैश लाइन। क्या बोलते हैं? 9 डैश लाइन। और चाइना इसको है सो क्लेम करता है, यानी कि साउथ चाइना सी का जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, उसके बारे में आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। साउथ चाइना सी पे चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा है सो मेरा है ना। तो बाकी ये सब कंट्री क्या बोलता है, वियतनाम, मलेशिया, की हम भाई यहाँ पे सिर्फ मुंह ताकने के लिए हैं, ऐसा नहीं है। बाकी कंट्रीज का भी इसका ऐसा डिस्प्यूट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब हर एक कंट्रीज को, वियतनाम को भी, मलेशिया को भी, हर एक को, है ना। अगर आप देखो हर एक कंट्री का क्या होता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक, है ना, एक अनक्लॉज है सो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है, अनक्लॉज, ठीक है, UNCLOS। ये क्या है? अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, लॉ ऑफ सीज पे, ठीक है, लॉ ऑफ सीज है। इसके हिसाब से क्या कन्वेंशन है कि देखो, अब देखो, एक तो है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो सकता है कि भाई ये मेरा जमीन है, ये तुम्हारा जमीन है। ओशन में भी तो वैसा हो सकता है ना कि ये मेरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ये तुम्हारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। तो उसी सब के रिगार्डिंग जो है सो अनक्लॉज में सारे क्लॉजेस को मेंशन किया गया है कि उसमें है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है, जो भी कंट्री का जो कोस्ट लाइन होगा, किसी भी कंट्री का जो कोस्ट लाइन होगा वहां से 200 नॉटिकल माइल्स जो बेसिकली होगा, उसका जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का हिस्सा होगा, उस पर जो भी रिसोर्सेस होंगे, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, वो उस कंट्री का होगा, है ना।
तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखो तो जो ऐसे कंट्रीज है जिनके बीच में है सो बिल्कुल लैंड जो है बिल्कुल एकदम अगल बगल है, तो वहां पे क्या होता है कई बार डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है, ठीक है। लेकिन चाइना यहाँ पे क्या करता है कि इवन अनक्लोज के भी प्रोविजंस को है सो अंडरमाइन करके उससे भी ज्यादा टेरिटरी को बोलता है कि ये है सो मेरे अंदर जो है सो है ना, मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस है ना अनक्लोज में जितना दिया गया है उससे ज्यादा ये क्लेम करता है, ठीक है। तो ये एक जो है सो डिस्टर्ब बेसिकली वाटर है। अगर यहाँ पे कोई भी कंट्री अगर सपोज कि अपने मन से जो है अगर ऑयल या फिर नेचुरल गैस अगर एक्सप्लॉइट करने लगता है तो चाइना क्या करता है, रिटेलिएट करता है, तुरंत अपना चाइनीज नेवी भेज देगा वहां पे, है ना, और बोले कि नहीं नहीं ये डिस्प्यूटेड है, ये हमारा है, आप यहाँ पे जो है सो ये सब नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया भी कई बार जो है या फिर यूएस जो है, इंडिया यूएस ये सब जो है सपोर्ट कर देता है किसी कंट्री को कि अगर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और अगर चाइना की तरफ से कुछ प्रेशर आता है तो यूएस और इंडिया है तो जो है सो इधर से ज्वाइंट स्टेटमेंट है तो जारी कर देगा। हाँ यही सब हुआ था, ये सब क्वाड ये सब जो है, ठीक है। तो बहुत मतलब किसका, चाइना का? हाँ उसका हम लोग तो देखे हुए हैं ना, इसका क्या है चाइना में जैसे कि इंडिया में क्या है कि इनलैंड नेविगेशन बहुत ज्यादा अभी उतना ज्यादा नहीं डेवलप हुआ है इंडिया में, है ना। हालांकि जब से मोदी जी आए हैं तो ये सब वाटरवेज को बहुत ज्यादा है, सो देखो ना गंगा के फ्रंट पे कितना काम हो गया। यहाँ पे भी आप आने वाले समय में जो है आपको कार्गो वेसल से सब देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना इसके ऊपर बहुत पहले से काम करके बैठा हुआ है ना। चाइना में जाओगे उसका जो मेजर रिवर्स जितना भी है उस पर आपको जो है ये सब क्या बोलते हैं 50 मीटर का 100 मीटर का जो जहाज है चलता रहता है ना, पूरा जाल बिछा के रखा है वो, मतलब जैसे रेलगाड़ी चलता है ना एक डब्बे के बाद एक ऐसे करके, वैसे उनके यहाँ जहाज का चेन चलता है उनके सारे नदियों में, है ना। और सबको क्या करेगा, पैसिफिक ओशन के पास में साउथ चाइना सी में पोर्ट्स बना के बहुत सारा रखा है। और वही वजह है कि चाइना पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को है सो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि इसने अपने जो हिंटरलैंड है, जो इंटीरियर्स ऑफ द चाइना है, उसको रिवर्स को है ना अच्छे से डेवलप करके शिपिंग लाइंस को और उसको अपने अपने मेजर पोर्ट से कनेक्ट कर रखा है। अगर इंडिया में भी कुछ ऐसा काम हो जाए, खास करके गंगा नदी पे, है ना, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी ये सब पे, तो हम लोग भी अपने जो हिंटरलैंड है बेसिकली इंटीरियर्स ऑफ द इंडिया है उसको भी एज एक्सपोर्ट हब हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अब जैसे कि बिहार में देखो, बिहार का जो मैन्युफैक्चरिंग है, अभी परसों एक आर्टिकल पढ़ रहे थे उसमें आया हुआ था पेपर में कि हाजीपुर में जो है रशियन आर्मी के लिए जो बूट्स जो होते हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा है सो हाजीपुर प्रोवाइड कर रहा है। अब सोचो कैसे हो रहा होगा, है ना। तो हाजीपुर में होगा, यहाँ से लॉजिस्टिक्स कैसे होगा, तो उसको ट्रक में भर करके या फिर रेलवे में भर करके किसी पोर्ट पे पहुंचाया जाएगा, है ना। लेकिन सपोज कि गंगा नदी के बगल में हाजीपुर है, अगर हमारे यहाँ ये वेल स्ट्रक्चर्ड अगर डेवलपमेंट हुआ रहता कि गंगा नदी के होते हुए सीधा हुगली में पहुंच गए और वहां से सीधा शिप पे पहुंचा दिए, तो सोचो कितना एक्सपोर्ट पोटेंशियल बिहार का है जनरेट हो सकता था। या फिर ऐसे जो भी स्टेट्स हैं जो कि लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, है ना। तो रिवर्स को मतलब कि ऐसा सिर्फ इस पर्पज से नहीं देखना चाहिए कि बस एक वाटर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। रिवर्स जो है आपके इकोनॉमी को एक बूस्ट भी प्रोवाइड करता है ट्रेड और कॉमर्स के लिए, अगर आप उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो तो, है ना। हाँ अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट पिछले 2 टर्म पे इसके ऊपर काफी ध्यान दिया है, जो कि आने वाले समय में और भी आपको जो है सो इम्पोर्टेंट इसका देखने को मिलेगा। सो साउथ चाइना सी इज ए मार्जिनल सी पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन और मलक्का स्टेट के पास में है इसके ऊपर में, ठीक है। स्टेट ऑफ ताइवान, ताइवान का स्टेट क्या हो जाएगा, दिस इज द स्टेट ऑफ ताइवान, ठीक है। इट इज बॉर्डर बाई मल्टीपल कंट्रीज, कई सारे देश हैं, जैसे कि चाइना है नॉर्थ में, है ना, हमने देखा ऊपर में चाइना है। तो वियतनाम टू द वेस्ट, पश्चिम में है सो वियतनाम है, ठीक है। फिलीपींस टू द ईस्ट, फिलीपींस यहाँ पे है ईस्ट में, फिलीपींस टू द ईस्ट। मलेशिया एंड ब्रुनेई टू द साउथ, मलेशिया एंड ब्रुनेई, ये मलेशिया हो गया, ब्रुनेई है सो साउथ में है, ठीक है। एंड इंडोनेशिया टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट, बाकी नीचे में ये जो आइलैंड ग्रुप्स आप देख रहे हो ये सभी इंडोनेशिया का है, सो आइलैंड ग्रुप्स है, ठीक है। Major islands and archipelagos in the South China Sea include the Spratly Islands, Paracel Islands and the Pratas Island। ये आपको मैप में भी दिख रहा होगा, कई बार आपसे एग्जाम में इसके ऊपर ऐसे पूछ लेता है कि ये जो आइलैंड है ये कहाँ पे है ना। तो साउथ चाइना सी का ये सभी आइलैंड है, देखो, है ना। पार्सल आइलैंड्स दिखा, ये पार्सल आइलैंड्स हो गया, है ना। ये हो गया स्प्रेटली आइलैंड्स, स्प्रेटली आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड्स, ये सभी दोनों जो है आपके साउथ चाइना सी का है सो आइलैंड है, ठीक है।
China claims a large portion of the sea under its 9-line policy, which has been a source of tension with other countries and has led to several international legal and diplomatic confrontations. समझ में आ गया? तो याद रखना, ये आपको बार बार न्यूज में भी आते रहता है। साउथ चाइना सी हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है कुछ ना कुछ होते ही रहता है। यहाँ पे कभी चाइना कुछ जो है अपना नेवी एक्सरसाइज कर देगा, कभी दूसरा कंट्री कुछ करेगा तो अपना नेवी भेज देगा। ये सब बहुत डिस्प्यूटेड रीजन है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड वाटर बॉडीज ऑन द प्लेनेट जो साउथ चाइना सी। फिर है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी कहाँ पे है? तो देखो ये दिस इज द ईस्ट चाइना सी, है ना। ईस्ट चाइना सी आप देखो तो चाइना के ईस्ट साइड में बेसिकली, है ना। यहाँ पे आप देखो तो जापान का आइलैंड है बेसिकली, ऊपर में जापानीज आइलैंड है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है ना, ये सभी हो गया, ठीक है। इट इज अ मार्जिनल सी लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ये भी कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। इट इज बॉर्डर्ड बाय चाइना टू द वेस्ट। जाहिर सी बात है ईस्ट चाइना सी के वेस्ट में है सो चाइना हो जाएगा। साउथ कोरिया टू द नॉर्थ, है ना, साउथ कोरिया है ऊपर में, सियोल जिसका कैपिटल है। यहाँ पे एक और देश है नॉर्थ कोरिया, है ना। ये भी जो है आप देखिए तो कुछ ना कुछ उठपटांग हरकत करने के लिए फेमस रहता है हमेशा, है ना। कभी बोलेगा कि जो है न्यूक्लियर जो है सो वॉरहेड हम, है ना, साउथ कोरिया पे है। सो जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जैसा है ना केस, वैसा ही इनका है कोरिया का, ठीक है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, कम्युनिज्म है यहाँ पे। इस वजह से आप देखिए तो इसका जो नजदीकी होगा किससे होगा? रसिया से होगा और चाइना से होगा, ठीक है। लेकिन जो साउथ कोरिया है बेसिकली ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है मोस्टली, तो इसका नजदीकी किससे है? यूएसए से, है ना। यूएसए जापान ये सबसे ज्यादा है। तो इसी बात पे दोनों का टेंशन भी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, है ना। और ये सभी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे जहाँ पे कोरियन पेनिनसुला पे कैसे कैसे जो है डिवीजन हुआ, क्या हुआ, वो सब एक अलग हिस्सा है। बट यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपको थोड़ा बहुत एक रेफरेंस दे दे कि नॉर्थ कोरिया बेसिकली कम्युनिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। और जो साउथ कोरिया है ये आपके कैपिटलिज्म को है सो प्रमोट करता है। हाँ, कम्युनिज्म इज नॉट ओनली अबाउट डिक्टेटरशिप, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये है। बाकी यहाँ पे और क्या देखते हैं? The East China Sea connects to the South China Sea to the south via the Taiwan Strait and to the Yellow Sea to the north. ये रहा ताइवान स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट, ये रहा ताइवान स्ट्रेट। हम लोग एक बार क्रॉस कर रहे थे यहाँ पे, पैसिफिक ओशन में बहुत स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आ गया था, तो हमें, है ना, नोटिस मिला कि आप यहीं पे एंकर जो है सो ड्रॉप करके रहिए। एक सप्ताह तक वेट किए थे यहाँ पे, क्योंकि नहीं, यहाँ ताइवान के बगल में, ताइवान के पास में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जो है सो पैसिफिक ओशन में है सो डेवलप हुआ था। और हमारा जो शिप है वो फुल्ली लोडेड था, आयरन ओर कैरी कर रहा था। विशाखापट्टनम से चाइना का एक पोर्ट है यहाँ पे जिसका नाम है तियानजिन पोर्ट, तियानजिन पोर्ट उसका नाम है, जो कि बीजिंग से सबसे पास में है। बीजिंग क्या है? बीजिंग पोर्ट नहीं है, बीजिंग जो है सो इंटीरियर्स में है, बीजिंग पे कोई पोर्ट नहीं है। लेकिन जो सबसे नियरेस्ट जो पोर्ट है तियानजिन उसका नाम है ना। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे, तो यहीं पे इसी के आसपास जब थे तो साइक्लोन का है सो, है ना, वेदर फोरकास्ट आया और बहुत ही सीवियर साइक्लोन था। तो उस तरीके से अगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ओशन में हो, फंस गए साइक्लोन में, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो झेलो। लेकिन अगर प्रिकॉशन कहीं पे ले सकते हो फॉर द टाइम बिंग तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मतलब एक सप्ताह नहीं, लेकिन हाँ 4-5 दिन का स्टे यहाँ पे हुआ था। जब साइक्लोन वीक हो गया, है ना, तो उसके बाद फिर आगे का जो है सो स्टार्ट हुआ। तो ये सब चीज़ जो है होते रहता है ओशन में। कई बार होता था कि बीच वाइज में फंस गए, ठीक है, तो वो भी होता था। देखो शिप का जो डिजाइन किया जाता है, जब तक वो किसी चीज से टकराएगा नहीं, नहीं डूबता है, ठीक है। वो हिलेगा डुलेगा, उसको क्या बोलते हैं? टर्बुलेंस तो हवाई जहाज में होता है। शिपिंग में उसको बोलते हैं रोलिंग एंड पिचिंग। रोलिंग, रोलिंग का मतलब वो नहीं जो आजकल लोग कॉलेज में करते हैं, वो नहीं। कितना लोग फेमस, रोलिंग एंड पिचिंग, ठीक है। शिप जो है, अगर जैसे कि रोलिंग मतलब कि सपोज शिप ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, साइड वाइज मूव कर रहा है, दिस इज रोलिंग।
सिप अगर ऊपर नीचे ऐसे करे, दिस इज पिचिंग। तो जब बहुत वॉलेंट वेदर होता है तो एक साथ होता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो उसमें कुछ डिफाइन नहीं होता है कि रोलिंग हो रहा है कि पिचिंग हो रहा है, ठीक है। बस बुरा हाल होगा, खाना खाना नहीं बन पाएगा आपके रूम में जो भी कुछ, अरे बहुत हालत खराब है। उसमें जो है मोस्टली जो ड्राई ये सब जो रहता है ना खाने का, वही सब खा पाते हैं। और तुम्हारा ये जो है बेड वेड जो रहेगा, रूम का जो भी सामान रहेगा सब इधर उधर है ना, वो सो नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत है वो। तो जनरली अगर ऐसा कुछ साइक्लोन का प्रेडिक्शन रहता है तो मोस्टली ट्राई करते हैं कि उससे बच लिया जाए। कोई नियरेस्ट पोर्ट है, कुछ ऐसा है, वहां पे चले गए, है ना। लेकिन कई बार है कि बीच समुद्र में हो, साइक्लोन आ गया तो फिर क्या कर सकते हो। तो दीज आर द हैजार्ड्स ऑफ द शिपिंग, ठीक है। ये हो गया। East China Sea includes several important islands and archipelagos such as the Ryukyu Islands, controlled by Japan। देखो यहाँ पे एक राइकू आइलैंड्स दिख रहा होगा। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइकू आइलैंड्स जो है सो कहाँ पर है, तो पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस पे कंट्रोल किसका है, कौन से देश का है, तो जापान का है, जापान का है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंकाकू आइलैंड्स है, ये बहुत न्यूज में रहता है, ठीक है। हाँ, इट इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन चाइना एंड जापान। सेंकाकू, ये दिख रहा होगा, सेंकाकू आइलैंड्स, सेंकाकू आइलैंड्स, इसके बारे में नोट कर सकते हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंकाकू आइलैंड्स, इट इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन चाइना एंड जापान, चाइना एंड जापान, ठीक है। Major rivers including the Yangtze River flow into the East China Sea, bringing significant freshwater inflow and nutrients, ठीक है। The East China Sea is a region of ongoing territorial disputes between China and Japan over the Senkaku Islands. Both countries claim sovereignty over these islands, leading to periodic diplomatic and military tensions. यानी कि चाइना और जापान के बीच में सेंकाकू आइलैंड्स को लेकर के जो है सो, है ना, सोवरेनिटी इशू है सो होते रहता है, डिस्प्यूट होते रहता है। अरे सब जो है सो उलझा हुआ है आपस में, ठीक है। कोई भी कंट्री, किसी का भी, इंडिया का ही देखो तो हर एक कंट्री के साथ कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट तो है ही। चाइना क्लेम करेगा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है ना। नीचे से बांग्लादेश बोलेगा कि आधा वेस्ट बंगाल का हिस्सा हमारा है, तो पाकिस्तान को तो खैर छोड़ ही दो, है ना। तो वो हर कंट्री के साथ है ना। लेकिन हाँ, अब जैसे कि चाइना और जापान ये सब थोड़ा सा एंटी ज्यादा है, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये सब थोड़ा सा क्लोज प्रोक्सिमिटी। हालांकि अभी रिसेंट में नॉर्थ कोरिया जो है सो रसिया के साथ ज्यादा है सो जा रहा है, ठीक है, रसिया से क्लोज हो रहा है। ये हो गया। देखो ये सभी जो आइलैंड्स आप देख रहे हो ना, ये जितने भी आइलैंड्स हैं, जापान अपने आप में है सो आइलैंड कंट्री है, ये सभी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा कहलाता है। समझ में आया? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा ये सभी कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट का है सो कोलिजन हो रहा है, इसके वजह से पैसिफिक प्लेट है सो सिंक कर रहा है। और जब पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन होगा तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग होगा और उसकी वजह से कई सारे वॉल्केनोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे आपको कई सारे है सो, है ना, एक्टिव वॉल्केनोज है सो पाए जाते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज, जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। सी ऑफ ओखोत्स्क, ये भी इसी के ऊपर में है, ठीक है। जो हम लोग नीचे अभी पढ़े ना, ईस्ट चाइना सी, उससे थोड़ा और ऊपर रसिया के पार्ट पे ऊपर चले जाओ तो सी ऑफ ओखोत्स्क आपको देखने को मिलेगा, सी ऑफ ओखोत्स्क, ठीक है, सी ऑफ ओखोत्स्क। ये है सो कौन से कंट्रीज के बीच में घिरा हुआ है, तो देखो ये जितना भी टेरिटरी ग्रे वाला देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा रसिया है, ठीक है। जापान यहाँ नीचे में है, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पे एक कुरिल आइलैंड्स है, ये भी रसिया के ही इन्फ्लुएंस में है, कुरिल आइलैंड्स। यहाँ पे इस वाले रीजन में कुछ डिस्प्यूटेड है, बाकी मोस्टली है सो कुरिल आइलैंड्स पे है सो रसिया क्लेम करता है। ये कमचटका पेनिनसुला, ये किसके अंदर में है? हाँ, ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि कमचटका पेनिनसुला बेसिकली है सो कौन से कंट्री के जो है डोमिनियन में आता है, तो रसिया में आएगा, है ना, कमचटका। क्या? हाँ, ये सब ऊपर का बिल्कुल जो है आर्कटिक सर्कल से ऊपर का हिस्सा में आ जाएगा ना, तो काफी कोल्ड वाले रीजन में है ना, कमचटका पेनिनसुला।
यहाँ पे आपको काफी सारा एक्टिव वॉल्केनोज है। क्यों है? सभी रिंग ऑफ फायर्स के अंदर में आएगा। जितने भी आपको यहाँ पे आइलैंड्स दिख रहे हैं ये सभी है सो रिंग ऑफ फायर बेल्ट का हिस्सा है। ठीक है। सी ऑफ ओखोत्स्क इज ए मार्जिनल सी लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, है ना, ये भी पैसिफिक ओशन का हिस्सा हो जाएगा, है ना, पैसिफिक ओशन का हिस्सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बॉर्डर्ड बाई रसिया एंड जापान, रसिया और जापान के बीच में है। ठीक है। द सी ऑफ ओखोत्स्क इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द कमचटका पेनिनसुला। कमचटका पेनिनसुला कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है, कौन से कंट्री का हिस्सा है, रसिया का हिस्सा है। ठीक है। एंड टू द नॉर्थ ऑफ द कुरिल आइलैंड्स, कुरिल आइलैंड्स कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है, कुरिल आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में है, कौन से कंट्री का इसके ऊपर है सोवरेनिटी है, रसिया का है। टू द ईस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ साखालिन, साखालिन आइलैंड्स कहाँ पे है, ये रहा साखालिन आइलैंड्स, ये भी किसके अंदर में है, रसिया के अंदर में है। एंड टू द साउथ ऑफ द साइबेरियन कोस्ट, यानी कि ये पूरा का पूरा जो कोस्ट है ये साइबेरियन कोस्ट है बेसिकली। इट इज कनेक्टेड टू द सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान कहाँ पे है, ये रहा सी ऑफ जापान बेसिकली, थ्रू द ला पेरोस स्ट्रेट, ला पेरोस स्ट्रेट। ठीक, हालांकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में मैंने देखा नहीं है कि ये पूछा हो, बट फिर भी कई बार अगर एग्जामिनर का मन करे तो पूछ सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सोया स्ट्रेट। ठीक है, तो आप इसका नाम नोट कर लो, ला पेरोस स्ट्रेट जो है सो किसको कनेक्ट करेगा, सी ऑफ ओखोत्स्क को और सी ऑफ जापान को है सो, है ना, कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है। एंड टू द पैसिफिक ओशन थ्रू द सेवरल स्टेट्स बिटवीन द कुरिल आइलैंड्स। अब यहाँ पे चूंकि आइलैंड ग्रुप्स है कई सारे ऐसे सो ओपन यहाँ पे होगा, तो और भी कई सारे स्टेट्स हैं, है ना। ये टाटर स्ट्रेट, ये सैखलिन गल्फ और नीचे जो है टाटर स्ट्रेट है, टाटर स्ट्रेट है। The sea is characterized by a cold climate and ice cover during winter months. It includes significant coastal and offshore features such as the Center Islands, the Kuril Islands, and the Sakhalin Islands. The Kuril Islands and the Sakhalin Islands are managed by Russia. ठीक है, याद रखना। तो कई बार आपसे एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना, उसमें आइलैंड्स का नाम दे देता है कि कौन सा आइलैंड है सो कौन से ओशन में रहता है। कुरिल है सो इम्पोर्टेंट है, कामचाटका है सो इम्पोर्टेंट है, सैखलिन बेसिन ये है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलता है, रिपीटेड देखने को मिलता है। ये सभी पैसिफिक ओशन का जो है सो पार्ट हो जाता है पैसिफिक ओशन में। ठीक है। ब्लैक सी, मोस्ट जो है क्वेश्चंस एग्जाम में ब्लैक सी के ऊपर ही पूछा जाता है, 90% क्वेश्चन जो है ब्लैक सी के ऊपर ही आता है। इसका जो नेबरिंग कंट्रीज है उसका नाम हम याद कर लो, लोकेशन कहाँ पे है वो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक सी। और वैसे भी जियो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप देखो क्रीमिया वॉर ये सब जो हुआ था बेसिकली ब्लैक सी का ही पार्ट था, वो सभी रसिया और यूक्रेन के बीच में पहले जो लड़ाई हुआ था क्रीमिया को लेकर के, वो सभी ब्लैक सी का ही हिस्सा था। ठीक है, ये देख रहे हो ना, क्रीमियन पेनिनसुला, तो इसके ऊपर जो है अभी ना रसिया यूक्रेन का फ्रेश लड़ाई पिछले 2 साल से चल रहा है। इसके पहले एक बार और जो है 2013-14 में लड़ाई हो चुका था क्रीमिया को लेकर के, और रसिया जाके हथिया लिया था क्रीमिया को, है ना। So Black Sea is a large inland sea situated in southeastern Europe and bordered by several countries, है ना। तो सबसे पहले देखना कि ये लोकेशन कहाँ पे, साउथ ईस्टर्न यूरोप में, है ना, यानी कि अगर हम यूरोप की बात करें तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्टर्न यूरोप के हिस्से में ब्लैक सी है। इसके बगल में ये जो एक वाटर बॉडी है ये कौन सा है, क्या नाम है इसका जी बताओ? इराक, इराक की खाड़ी, पैसिफिक, कैस्पियन सी है, यस। देखो ये है ना, ये सभी जो है बिल्कुल अपने आसपास के जो है सीज है। इसको कई बार आपसे ना सीक्वेंस पूछता है, कौन सा, कैस्पियन, हाँ, मतलब लेक है बट उसको सी के नाम से भी बोला जाता है, बट यस इट इज ए लेक, बट काफी इसका साइज काफी एक्सटेंसिव है ना। तो देखो ये याद रखना है, एग्जाम में कई बार आपसे है ना ईस्ट से वेस्ट की ओर है सो अरेंज करने के लिए भी बोल देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो मेडिटेरियन सी है, हालांकि मेडिटेरियन सी में ऐसे और भी कई छोटे छोटे सी हैं, जैसे कि एशियन सी, एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी, है ना, ये सभी इसका पार्ट है, बट सभी मेडिटेरियन का ही मेजर हिस्सा है। आपको ध्यान रखना है मेजर जो सी है, जैसे कि है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ मेडिटेरियन सी आएगा, उसके बाद ब्लैक सी आएगा,
उसके बाद कैस्पियन सी आएगा, ठीक है, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। और यहाँ पे जो ये हिस्सा दिख रहा है छोटा सा, ये है एरल सी, एरल सी। समझ में आ गया है ना। तो ये बेसिकली जो चार जो इंपॉर्टेंट सी है यहाँ का, इस रीजन का, उसका क्रोनोलॉजी याद रखो। मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरल सी, है ना, MBCA। मास्टर्स इन बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कुछ ऐसा बना लो। एक साथ हो जाएगा, मास्टर्स एंड बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन, तो ये कर सकते हो, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। तो ये याद रखना है एग्जाम में ना, ये लोकेशन ऐसा पूछता है, मेडिटेरियन सी आएगा, ब्लैक सी आएगा, कैस्पियन सी आएगा, फिर एरल सी सो आएगा, ठीक है। ठीक है, ब्लैक सी के बॉर्डर्स कितने हैं? हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, ब्लैक सी के कितने कंट्रीज बॉर्डर करते हैं? 6 कंट्रीज है, 6 कंट्रीज। ब्लैक सी यहाँ पे रहा, ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी ये रहा, जिसको जूम कर दिया, ब्लैक सी ये रहा। इसके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं बेसिकली टोटल 6 कंट्रीज हैं, 6 देश हैं, ठीक है। यूक्रेन टू द नॉर्थ, ठीक है, ऊपर में देखो ये रहा यूक्रेन, यूक्रेन टू द नॉर्थ, रसिया टू द नॉर्थ ईस्ट, ये जो पार्ट है ये रसिया हो जाएगा, ठीक है, रसिया टू द नॉर्थ ईस्ट। जॉर्जिया टू द ईस्ट, देखो ये जो कंट्री है यहाँ पे, दिस इज योर जॉर्जिया, जॉर्जिया दिख गया यहाँ पे, जॉर्जिया हो जाएगा। थर्ड टर्की, जिसका नाम तुर्की हो गया है ना, तुर्की इसका नाम चेंज हो गया है, तुर्की, ठीक है, ये लोग अभी चैन नहीं मिलता है, ठीक है। टू द साउथ ये रहा तुर्की, है ना, प्लस बुल्गारिया टू द साउथ वेस्ट, ये रहा बुल्गारिया, और रोमानिया टू द वेस्ट, ये रहा रोमानिया। तो टोटल 6 कंट्रीज जो है जो कि ब्लैक सी को है सो, है ना, कन्फाइन करता है, ठीक है। बुल्गारिया ये रहा, रोमानिया ये रहा, यूक्रेन ये रहा, ठीक है, रसिया का पार्ट ये रहा, जॉर्जिया ये रहा, और नीचे है सो टर्की। टर्की का कैपिटल कहाँ है? अंकारा है। कई बार एग्जाम में लोग इस्तांबुल करके चले जाते हैं, याद रखना इस्तांबुल कैपिटल नहीं है, लेकिन हाँ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी है टर्की का, इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल ये रहा। टर्की का आधा हिस्सा है सो एशिया में, आधा नहीं, ऑलमोस्ट 80%, और 20% जो है सो यूरोप में आएगा, है ना। तो इस्तांबुल वहीं पे जो है बिल्कुल, जो आप कह सकते हैं कि ट्रांजिशन वाले पॉइंट पे है ना, बॉर्डर पे, ठीक है। It is connected to the Sea of Marmara and hence to the Mediterranean Sea through the Bosphorus Strait and to the Sea of Azov through the Kerch Strait। ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, इसको कुछ फॉस्फोरस से नाम याद रखो, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये कहाँ पे है, ये किसको कनेक्ट करता है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। देखो ये रहा ब्लैक सी, ठीक, ब्लैक सी से देखो यहाँ पे इस्तांबुल के थ्रू जो है सी ऑफ मरमरा, ये रहा सी ऑफ मरमरा, ठीक है, सी ऑफ मरमरा दिख रहा होगा। तो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछता है ना। बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा, और इस्तांबुल भी इसी स्ट्रेट पे है सो सिचुएटेड है। समझ में आ गया? बाकी ऊपर में देखो एक सी ऑफ एजॉब होगा, सी ऑफ एजॉब, ठीक है, सी ऑफ एजॉब ऊपर में है, ब्लैक सी नीचे में, सी ऑफ मरमरा नीचे में, फिर एजियन सी आ जाएगा, एजियन सी, और एजियन सी से फिर आप मेडिटेरियन सी में है सो आ सकते हो, ठीक है। तो देखो रसिया ये सब क्लेम क्यों करना चाहता है? इस वजह से क्योंकि ब्लैक सी अल्टीमेटली देखोगे तो मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टेड है। यह इस्तांबुल के पास में हालांकि जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है टर्की, है ना, अगर रशियन कुछ भी है, अगर ब्लैक सी में अगर
अगर वो इधर आना चाहता है, अगर कुछ डिस्प्यूटेड है तो शायद टर्की यहाँ पे ब्लॉक कर सकता है। बट हाँ, ब्लैक सी को जो है मेडिटेरियन सी से बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये जो है सो आइसोलेटेड है, ऐसा नहीं है। इट इज वेल कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी, है ना, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमरा को है सो कनेक्ट करेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, तो ब्लैक सी याद हो गया ना। टोटल कितने कंट्रीज हैं? 6 कंट्रीज। बाकी इसका नाम कुछ कोड बना के आप चाहें तो याद कर सकते हैं, है ना। यूक्रेन, रसिया हो जाएगा, जॉर्जिया है, टर्की है, रोमानिया है, बुल्गारिया है ना, ये सभी 6 कंट्रीज है ना। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता ही है। ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये देखो ब्लैक सी ऊपर में रहा, इस्तांबुल यहाँ पे रहा, टर्की का हिस्सा है, सी ऑफ मरमरा बीच का ये रहा। ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट ये रहा बीच का, जो सी ऑफ मरमरा को और ब्लैक सी को कनेक्ट करेगा। इट इज ए स्मॉल इनलैंड सी लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न टर्की कनेक्टिंग द एजियन सी टू द साउथ विद द ब्लैक सी टू द नॉर्थ। तो देखो यहाँ पे क्या है, एजियन सी है, दिस इज द एजियन सी और ब्लैक सी। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि सी ऑफ मरमरा लाइज बिटवीन विच टू सीज, तो एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में होगा। ठीक है, एजियन सी और ब्लैक सी के बीच का हिस्सा है एक सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इंटायरली विद इन द बॉर्डर्स ऑफ टर्की, यानी कि इसके चारों तरफ कौन से कंट्री का बॉर्डर है जी? देखो पूरा का पूरा है सो टर्की है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सी ऑफ मरमरा इज इनक्लोज्ड बाय विच कंट्री। वहां पे ऑप्शन दे सकता है टर्की ओनली, फिर दूसरा ऑप्शन देगा टर्की एंड ग्रीस, टर्की एंड जॉर्जिया, ऐसे ऑप्शन बना सकता है। तो आपको याद रखना है सी ऑफ मरमरा के चारों तरफ सिर्फ एक ही देश है जिसका नाम है टर्की। समझ में आ गया? टर्की इसके चारों तरफ है सो घिरा हुआ है। ठीक है, it is connected to the Aegean Sea through the Dardanelles Strait, है ना। यहां पे आप देखिए, ये रहा, ये जो है दार्दानेलिस स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेम, इसको नोट कर लो, जो कि एजियन सी को और सी ऑफ मरमरा को जो स्ट्रेट जो कनेक्ट करेगा, ये जो कनेक्ट कर रहा है ना, इसी का नाम है दार्दानेलिस स्ट्रेट। ठीक है, एंड टू द ब्लैक सी थ्रू द बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो दो स्ट्रेट का नाम आपको याद रखना है, बॉस्फोरस स्ट्रेट और दार्दानेलिस स्ट्रेट। ठीक है, बीडी करे कुछ याद करो, ऐसा कुछ कोड वोड है तो ये तो ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट बी से ब्लैक सी भी हो जाएगा, है ना, तो वो याद रहेगा। बाकी इधर एम डी ए डी एम है ना, एडीएम याद रखो, एडीएम। ठीक है, ए से एजियन सी, डी से डार्डेनलिस और एम से मरमरा। लेकिन एम से मेडिटेरियन मत याद कर लेना, तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, एग्जाम में कई बार नहीं पता चल पाता है ना वहाँ पे, तो ये याद रखना। द सिटी ऑफ इस्तांबुल, जो कि पहले जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे, इज सिचुएटेड ऑन द सोर्स ऑफ द सी ऑफ मरमरा, मेकिंग इट ए स्ट्रेटेजिक एंड द कल्चरल सेंटर थ्रू आउट हिस्ट्री। इस्तांबुल जो है यहाँ पे ये रहा, तो याद रखो सी ऑफ मरमरा। नेक्स्ट, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी कहाँ पे है? अभी जस्ट बताया मैप पे आपको। द कैस्पियन सी इज बॉर्डर्ड बाय 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज है। ठीक है, तो ब्लैक सी से थोड़ा और ईस्ट चले जाओ, ये कैस्पियन सी आपको देखने को मिलेगा। कैस्पियन सी से थोड़ा और उधर चले जाओगे, एरल सी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एरल सी जो है सो ड्राई हो चुका है, एरल सी जो है सो ड्राई हो चुका है। क्या रीजन है, किसी को पता है? जो एरल सी है वो ड्राई हो चुका है, बहुत कम उसका जो है पानी अब उसमें बचा है। ग्लेशियर्स नहीं, ग्लेशियर्स वहां पे नहीं है। सैलिनिटी पहले ज़्यादा था बट अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बहुत कम है। उसके पीछे का वजह ये है, हालांकि आगे देखेंगे बट बता देते हैं। आपको मालूम है कि पहले ये सब पूरा का पूरा जो रीजन है जो है सोवियत यूनियन का हिस्सा था। तो सोवियत यूनियन का जब हिस्सा था तो उस समय क्या था कि यहाँ पे जो प्रोमिनेंट रिवर्स जो कि एरल सी में पानी प्रोवाइड करता था, जैसे कि अमू दरिया,
उन सब नदी का पानी को डाइवर्ट कर दिया है विट कल्टीवेशन और बाकी सारे चीजों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है सेंट्रल एशिया का स्टेपी ग्रासलैंड्स है ना, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए रिवर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। और रिवर्स के पानी को जब आप एक्सप्लॉइट करोगे, और आपको मालूम है कि ये लैंडलॉक्ड है एलएलसी, ऐसा तो है ना कि किसी ओशन से मिला हुआ है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी जाना हो गया कम। अब उसका बस उसका फ्लैट सरफेस बस बचा हुआ है जिसपे सॉल्ट डिपॉजिट्स बस दिखते हैं, है ना। पानी वानी 95% से ऊपर पानी से खत्म हो गया। एलएलसी हैज नाउ बिकम डेड सी, है ना, डेड हो गया वो। क्यों? क्योंकि उसके पानी को हमने रिवर्स को डाइवर्ट कर दिया फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो ये देखो कैसे हम लोग जो है मतलब कि इकोलॉजी ऑफ रिवर्स के साथ अगर हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा हरकत करेंगे, अगर बैलेंस बना के नहीं चलेंगे, तो इस तरीके से सी भी हमारा खत्म हो सकता है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है एलएलसी। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि कैस्पियन तो देखते हैं, टोटल 5 कंट्रीज है जी। रसिया टू द नॉर्थ वेस्ट, रसिया है सो नॉर्थ वेस्ट में है। कजाकिस्तान टू द नॉर्थ ईस्ट है। तुर्कमेनिस्तान टू द साउथ ईस्ट है। ईरान टू द साउथ एंड अजरबैजान टू द साउथ वेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंट्रीज के बारे में आप देखो, रसिया 5 कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी के चारों तरफ है। पहला है सो रसिया, दूसरा कजाकिस्तान, ठीक है, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा ईरान और पांचवा अजरबैजान। तो इसका भी कुछ कोड ये सब बना के याद रखो, एग्जाम में कई बार ये सब भी पूछता है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी कौन सा कंट्री है, सो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, है ना, वहां पे अगर ये सब, क्योंकि ये सब इजी पॉइंट्स है, इस पे दिमाग नहीं लगाना है, अगर बिल्कुल याद रहेगा, ऑन टिप रहेगा तो तुरंत सवाल बन जाता है। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग कॉल्ड एज सी, द कैस्पियन सी इज अ सॉल्ट वाटर लेक। बेसिकली एक झील है, एक लेक है ना, सॉल्ट वाटर लेक है, विद वेरिंग सैलिनिटी लेवल्स, generally lower than the world's oceans but higher than most freshwater lakes. Major rivers, significant rivers flow into the Caspian Sea, including the Volga River, जो कि रसिया का रिवर है। वोल्गा रिवर कहाँ पे बहता है जी? रसिया का नदी है ना, वोल्गा रिवर। वोल्गा, वोल्गा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, वोल्गा रिवर। कई बार एग्जाम में पूछता है वोल्गा है सो किधर बहता है, तो याद करो रसिया में है। ठीक है, कहाँ पे जाके मीट करता है? कैस्पियन सी में मीट करता है। ठीक है, कैस्पियन सी में। ठीक है, हर एक नदी का एक बेस लेवल होता है, जिसको मतलब अगर आप ज्योग्राफी में देखो तो बेस लेवल की बात करते हैं। व्हाट इज बेस लेवल? बेस लेवल का मतलब होता है कि रिवर्स जहां पे एंड हो जाए उसके बियॉन्ड रिवर इरोजन नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, उसको बेस लेवल बोलेंगे। तो किसी रिवर का बेस लेवल है सो कोई लेक में हो सकता है। ठीक है, किसी रिवर का बेस लेवल किसी बड़े नदी में हो सकता है, जैसे कि यमुना। यमुना का बेस लेवल क्या होगा? गंगा नदी होगा। ठीक है, लेकिन जो मेजर जो रिवर्स होते हैं वो किसी ओशन में, किसी सी में जाकर मिलते हैं। ठीक, तो कैस्पियन सी इज द बेस लेवल ऑफ योर वोल्गा रिवर, जो कि रसिया का नदी है। ठीक है, रसिया का है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि वोल्गा रिवर फ्लोज इनटू, ऑप्शन देगा कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, ऐसे करके पूछता है एग्जाम में, तो याद रखना कैस्पियन सी में है। ठीक है, यूरल रिवर है ना, यूरल माउंटेन्स भी है यहाँ पे, आपको मालूम है, तो यूरल रिवर भी है, सो कहाँ पे? कैस्पियन सी में जाएगा। एंड कुरा रिवर, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ये वोल्गा रिवर और यूरल रिवर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम याद रखो, पक्के से याद रखो, कैस्पियन सी में है सो जाके मिलेगा। ठीक है, Caspian Sea, it is the world's largest inland body of water. It lies to the east of the Caucasus Mountains and to the steppes of the Central Asia. स्टेपीज कैसा ग्रासलैंड है? इधर का जो ग्रासलैंड है बेसिकली सेंट्रल एशिया का, जिसको हम लोग स्टेपीज बोलते हैं, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहाँ पे वीट का कल्टीवेशन ये सब बहुत ज्यादा ऐसा होता है। ठीक है, कैस्पियन सी हो गया। नेक्स्ट, हाँ, ये मेडिटेरियन सी सबसे इंपॉर्टेंट। उसके पहले एरल सी था क्या? ये बाद में रेड सी, कैरिबियन सी, सरगासो सी, रेड सी। अच्छा, एरल सी यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। हाँ देखो, जहाज कितना बढ़िया से चल रहा है। अब लग रहा है कि हवा में उड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, लैंड किया है। पायलट तुम ही थे क्या? हाँ, वही लग रहा है आपको। चलो कोई बात नहीं, हालांकि ये बहुत छोटा जहाज है, फिशिंग बोट है बेसिकली।
देखो ये बेसिकली क्या है, एरएलसी है, एरएलसी। तो यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो, दिस इज द ब्लैक सी, दिस इज द कैस्पियन सी एंड दिस इज द एरएलसी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, लेक बैकाल, बैकाल नहीं ये दूसरा है, बैकाल लेक रसिया नहीं, कजाकिस्तान मंगोलिया के पास में है ना वो, उसी के पास में। ये क्या है, बाल खस करे, अरे और इतना पे ही जो है ये, उसका इमेज सही नहीं आ रहा है, बट हाँ बैकाल से ऊपर में ही किसी लेक उसी रीजन में। तो एलएलसी के बारे में देखते हैं। बेसिकली इट इज ए वंस लार्ज सॉल्ट वाटर लेक ऑफ सेंट्रल एशिया, वंस है मतलब पहले था, अब जो है सो इसका मतलब बहुत ही कम जो है वहां पे अस्तित्व बचा हुआ है। ठीक है, बाउंड्री कौन से देश के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दो ही देश के बीच में जो है इसका बाउंड्री शेयर करता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एरएलसी इंपॉर्टेंट है ना, ये रहा एरएलसी, कजाकिस्तान में कुछ पार्ट है और उज्बेकिस्तान में दो पार्ट है ना, दो ही कंट्री है सो इसको बॉर्डर करेगा। ठीक है, in the mid 20th century the Soviet Union undertook large scale irrigation projects to divert water from the two major rivers that fed into the LLC, अमू दरिया एंड द सिर दरिया। ठीक है, बेसिकली अमू दरिया और सिर दरिया आप देखो तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ये सभी रिवर्स एक दिख रहा होगा है ना, ये दोनों आकर एलएलसी में है सो मीट करता था है ना, उसके पानी को फीड करते रहता था एलएलसी को है ना। लेकिन टू सपोर्ट कॉटन एंड राइस कल्टीवेशन इन द एरिड रीजन पानी को डाइवर्ट कर दिया गया सोवियत यूनियन के द्वारा। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंसिव वाटर डाइवर्जन फॉर इरिगेशन एंड मिनिमल natural inflows, the Aral Sea began to shrink rapidly. By the 1980s, its water levels had significantly decreased, splitting the sea into smaller, increasingly saline lakes. अब छोटा छोटा झील बन के रह गया है, यानी कि एक जो एक्सटेंसिव एरिया हुआ करता था अब जो है बस झील मात्र जो है सो बचा हुआ है एरल सी में। ठीक है, इसमें क्या खेती होगा जी, बकरी चलाने के लिए ठीक रहेगा। Today, the Aral Sea has dramatically reduced in size, with much of its former seabed exposed as dry, salty desert landscapes. यानी कि जो पहले का जो सीबेड है अब आपको एक ड्राई सॉल्टी डेजर्ट लैंडस्केप जो है सो देखने को मिलेगा एरल सी में। ठीक है, ये एरल सी है सो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, पता नहीं एग्जामिनर को इसमें क्या इंटरेस्ट है, कई बार ऐसा सवाल इसके ऊपर पूछता है एरल सी के ऊपर में। ठीक है, ये हो गया। मेडिटेरियन देखते हैं। मेडिटेरियन सी, ठीक है, तो मेडिटेरियन सी बेसिकली देखो तो यूरोप और अफ्रीका और एशिया है ना, तीन कॉन्टिनेंट्स के बीच का है सो सी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में आप यूरोप है, नीचे में अफ्रीका है और इधर है सो एशिया हो जाएगा। ठीक है, बीच का है सो मेडिटेरियन सी हो जाएगा हिस्सा। मेडिटेरियन सी के वेस्ट में कौन सा ओशन है ये, मेडिटेरियन सी के वेस्ट में आर्कटिक, अटलांटिक, अच्छा लिखा हुआ है, लिखा रहेगा तभी बोलोगे, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेट जो होगा एक नैरो वाटर बॉडी जो कनेक्ट करेगा मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक को, क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर याद रखो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी है ना, भूमध्य सागर जिसको कहते हैं, टू द अटलांटिक ओशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक, कंट्रीज के कुछ नाम देख लो, जो कि जैसे कि अफ्रीका का देखो कौन सा देश है जो कि मेड सी से बॉर्डर करेगा, मोरक्को, मोरक्को पहला देश, दूसरा अल्जीरिया, अल्जीरिया, तीसरा ट्यूनीसिया, ठीक है ट्यूनीसिया, फिर लिबिया और सबसे लास्ट में इजिप्ट। तो टोटल कितने कंट्रीज हो गए अफ्रीका के, 5 देश हो गए, 1 2 3 4 5 देश हो गए है ना। इसको आप नाम नोट कर लो कि मेडिटेरियन सी जो है अफ्रीकन कंट्रीज में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लिबिया और इजिप्ट है ना, ये सभी है सो बॉर्डर करेगा। प्लस यूरोप में कौन से कंट्रीज आ जाएंगे, तो स्पेन, पहला स्पेन, दूसरा फ्रांस, जर्मनी है क्या,
यूके है क्या? नहीं है। जर्मनी ऊपर में है, ठीक है। स्पेन है, फ्रांस है, इटली है ना, इटली, ग्रीस, और एक ये सभी हालांकि एशिया में आ जाएगा, है ना, एशिया में आ जाएगा। तो ये 4 कंट्री हो गए ना, 1 2 3 4, है ना, 4। बाकी एक माल्टा, ये भी एक कंट्री, आइलैंड कंट्री है ना, माल्टा भी है, ठीक है। स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, माल्टा, ये सभी जो है सब मेडिटेरियन सी के कंट्रीज हो जाएंगे। अब आ जाओ एशिया में। तो एशिया में कौन सा कंट्री है जी? टर्की हो जाएगा पहला, ठीक। सीरिया है सो दूसरा, ठीक है। साइप्रस 3, है ना, और लेबनान 4, और इजराइल 5। इजिप्ट तो इधर आ जाएगा ना, अफ्रीका में आ जाएगा। तो कौन से कंट्रीज हो गए एशिया के? टर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान और इजराइल, 5 कंट्री एशिया से, 5, ठीक है। अफ्रीका से भी 5 हो जाएगा, और यूरोप से कितना हो गया? 5, अगर आप माल्टा को भी कंसिडर करोगे तो। नहीं तो मेन लैंड यूरोप का कौन सा है? स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस, ठीक है, ग्रीस। हालांकि ये सब कंट्रीज को अगर आप एड्रियाटिक सी को अगर आप मेडिटेरियन का हिस्सा मान लोगे तो ये सभी कंट्रीज भी है, तो उसके अकाउंट में आ जाएंगे, है ना। जैसे कि एड्रियाटिक सी जो है, जो कि इटली से नॉर्थ ईस्ट में है। देखो कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि इटली, सिसिली और सार्डिनिया के बीच में है सो कौन सा सी है? एग्जाम में कई बार ये पूछता है कि इटली के बीच में सिसिली है ना, सिसिली और सार्डिनिया, इसके बीच में कौन सा सी है? टायरहेनियन सी है। लेकिन ये सभी आपस में मेडिटेरियन का ही हिस्सा है, सब मिला हुआ है उससे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कंट्रीज। The Mediterranean Sea is located between the south and east, countries like Spain, France, Italy, Greece, Turkey, North Africa, countries like Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt, and the Levant मतलब कि जो ईस्टर्न मेडिटेरियन है ना, उसको लेवेंट वर्ड बोला जाता है। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज आ जाएंगे, जैसे कि इजराइल, लेबनान, सीरिया एंड साइप्रस, ठीक है। आपसे एग्जाम में फंसाता क्या है ना, यहाँ पे लिख देगा जॉर्डन, ठीक है, ऑप्शन में दे देता है जॉर्डन। तो याद रखना है जॉर्डन जो है सो मेडिटेरियन से कनेक्ट नहीं है ना। अधिकतर सवाल में जॉर्डन ऑप्शन दिया रहता है, आपको बचना है उससे। जॉर्डन कहाँ पे है? इजराइल से और पूरब में है, इजराइल से पूरब में है ना। जैसे कि सपोज कि यहाँ पे आपको इजराइल दिख रहा होगा, देखो ये रहा इजराइल, है ना, दिखा इजराइल। इजराइल के बगल में है ये वेस्ट बैंक, ठीक। और इसके आगे का जो हिस्सा है दिस इज बेसिकली योर, है ना, यहाँ पे ये जॉर्डन का हिस्सा हो जाएगा। तो जॉर्डन जो है सो मेडिटेरियन सी से कनेक्ट नहीं होता है, और एग्जाम में जॉर्डन का ही नाम देकर के आपसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। तो कौन सा कंट्री, ये सब नहीं पूछता एग्जाम में। अफ्रीका कई बार एक आध बार देखे हैं, लेकिन 80% केस में आपको है ना यहाँ का कंट्रीज का नाम पूछ देगा, है ना, कि कौन सा कंट्री मेडिटेरियन में है। तो सीरिया है, टर्की है, लेबनान है, साइप्रस है, इजराइल है ना, और जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन नहीं है, ये याद रखना। लेबनान में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था बेरूत में, है ना, याद होगा आपको, 2 साल पहले का, 2 साल पहले का इंसिडेंट है ना, बेरूत एक्सप्लोजन देखना। उसमें क्या हुआ था कि कोई एक शिप था बेसिकली, है ना, बेरूत में पोर्ट पे जो है उसका जो वेयर हाउस होता है, उसमें वो कार्गो काफी दिन से है सो रखा हुआ था, और उसमें हाईली एक्सप्लोसिव जो है सामान था, वो पता नहीं कैसे वो इग्नाइट कर गया, और वो इतना ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ कि उसका जो एक्सप्लोजन का जो इन्फ्लुएंस था ना, वो काफी मतलब 40-50 किलोमीटर दूर तक उसका जो है सो उसका डैमेज क्रिएट कर दिया बहुत। हाँ मतलब शायद क्लियरेंस मिले, लेकिन काफी साल से उस पोर्ट पे है सो जमा था वो, और ये पूरे वर्ल्ड का मतलब न्यूज जो है सो बना था, ये बेरूत एक्सप्लोजन बहुत मतलब वहाँ पे क्राइसिस जो है लेबनान में आ गया था। पूरे वर्ल्ड से है रिलीफ भेजा गया वहाँ पे, सब तरीके से मेडिकल रिलीफ और खाने वाने का सामान सब भेजा गया। बाकी इट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, and to the Black Sea through the Dardanelles and Bosphorus Straits to the northeast, ठीक है। तो देखो ये रहा दार्दानेलिस स्ट्रेट, अभी जस्ट हमने पढ़ा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये कौन सा सी है बताओ?
सी ऑफ मरमरा, है ना, बीच का जो सी अभी जस्ट पढ़े ना, सी ऑफ मरमरा। बाकी यहाँ पे एजियन सी है, एजियन सी, ठीक है। आयोनियन सी, देखो कई बार आपसे पूछता है कि ग्रीस और टर्की के बीच में जो सी है उसका क्या नाम है, एजियन सी, आजियन सी, ठीक है। ग्रीस, देखो वर्ल्ड मैप एटलस पे लेकर के बैठो और इस सब चीजों को ना देखते रहो, आइडेंटिफाई करते रहो, तभी वो दिमाग में बैठेगा, है ना। तो एजियन सी कहाँ पे, देखो यहाँ पे है, टर्की और ग्रीस के बीच में, टर्की और ग्रीस के बीच में, ठीक है। इटली और क्रोएशिया के बीच में कौन सा सी है, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, ठीक है। इटली और ग्रीस के बीच में कौन सा सी है, आयोनियन सी, आयोनियन सी, ठीक है। टायरेनियन सी, इटली, सिसिली और सार्डिनिया के बीच का जो हिस्सा है उसको टायरेनियन सी बोलेंगे, ठीक है। इटली और फ्रांस, है ना, उसके बीच का जो सी है लिगोरियन सी है, लिगोरियन सी है। एल्बोरन सी हालांकि उतना एग्जाम में कभी देखे नहीं है, बट देख लो यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के पास में है एल्बोरन सी। लेकिन हाँ ये सभी जो है एग्जाम में कई बार मैंने ऑप्शंस में देखे हैं इसके बारे में, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, एजियन सी, है ना, टायरेनियन सी, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। रेड सी, इस बार यूपीएससी इसके ऊपर ऐसा दो सवाल पूछा था, याद है। इस बार का जो पीटी एग्जाम हुआ, रेड सी के ऊपर बहुत सवाल था। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों पूछा रेड सी के ऊपर सवाल, क्योंकि रेड सी है सो सालों भर न्यूज में था। सालों भर न्यूज में क्यों था, तो इसराइल के वॉर के वजह से, क्योंकि आपको मालूम है कि रेड सी के ऊपर बहुत ज्यादा कार्गो शिप्स पे जो है इधर से कंट्रीज जो भी है जो कि एंटी इसराइल जो ब्लॉक है, उन्होंने कई सारे ड्रोन स्ट्राइक्स हो गया, मिसाइल स्ट्राइक्स जो है सो, है ना, शिप पे कर दिया था। इस वजह से रेड सी पूरा का पूरा न्यूज में था सालों भर। तो इसके ऊपर है सो यूपीएससी सवाल ही पूछ लिया ज्योग्राफी के ऊपर। तो देखो रेड सी बेसिकली, है ना, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, अफ्रीका और एशिया के बीच में रेड सी है, ठीक है।